हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, मतलब ज्योग्राफी स्पेशल, उसको सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व किए थे, जो जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज है। और इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि यूपी बजट अभी पेश हुआ है, यूपी बजट वो पेश किया गया है। इसके बाद उम्मीद है कि 2-3 दिनों में आपका ये जो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन है वह जल्द ही आ जाए। तो 2-3 दिन में हो सकता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले या फिर से खुशखबरी मिले कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी जो 75-70 दिन बचे हैं, 70-75 दिन, उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी तैयारी स्पेशली जो है क्या है कि प्री को फोकस करते हुए पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको तैयार करें। और अपने जो भी पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करते रहें। और इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें ये खुद से ये बताएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। और उसके साथ ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, और एग्जाम के पहले आपके सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करा दिया जाएगा, यह मान करके चलिए। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर है उसको भी आपको उसका भी रिवीजन कराया जाएगा, उसको भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप पे विश्वास रखिए और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे इसमें 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद 50 प्रश्न बचेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यह वनस्पति दिए गए हैं और यह पेड़ दिए गए हैं। तो कौन वनस्पति उष्णकटिबंधीय की है, कौन पर्णपाती पतझड़ वन की है, कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है, और कौन कौन जो है अल्पाइन वन की है, इसे आपको सुमिलित करना है। तो इसका जो सही आंसर साथियों, जैसे देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार यहाँ की वनस्पतियाँ कौन सी हैं, बबूल। और आर्द्र पतझड़ वन की वनस्पति कौन सी है, टीक जो है, यह आर्द्र आर्द्र पतझड़ वन की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति कौन सी है, एबोनी जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति है। और सिल्वर फर जो है यह अल्पाइन प्रकार की वनस्पति है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। यह अनुसूचित जनजाति है और यह राज्य है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, निवास करती है। भील जनजाति राजस्थान में, मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, और टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश में। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। टोडा जनजाति जो है यह आंध्र प्रदेश की नहीं, तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह गलत हो जाएगा, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है। मुंडा जनजाति झारखंड में, भील जनजाति राजस्थान, और मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह स्थानांतरित कृषि है और यह राज्य है। कौन सी कृषि किस राज्य में की जाती है उसे आपको सुमिलित करना है। झूम कृषि की अगर हम बात करें तो झूम कृषि जो है साथियों यह किया जाता है केरल में, सॉरी असम में। असम में झूम कृषि किया जाता है। और पोंडू जो है यह होता है आपके आंध्र प्रदेश में। पूनम होता है केरल में। और बेवार होता है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, झूम कृषि असम और पश्चिम बंगाल में जो स्थानांतरित कृषि है उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोंडू के नाम से, केरल में इसे पूनम के नाम से, और मध्य प्रदेश में इसे बेवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह कृषि ऋतु दिया गया है और बोने का समय दिया गया है। तो कौन सी कृषि या फसल को किस समय बोया जाता है उसे आपको सुमिलित करना है। बात करें साथियों, अगर हम खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल की जो बोई जाने की तिथि है वो है आपके मई जून। रबी फसल की अगर हम बात करें, रबी फसल की है अक्टूबर से दिसंबर। जायद फसल की बात करें तो यह है अप्रैल से मई, सॉरी जायद रबी की बात कहाँ, जायद रबी जो है यह अप्रैल से मई में बोई जाती है। और जायद खरीफ जो है वह दिसंबर और जनवरी में बोई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर इसे काटने का पूछ ले तो जैसे खरीफ
फसल बोई जाती है मई जून में और काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल के मध्य से काट लिया जाता है। जायद रबी जो है, जायद रबी को अप्रैल और मई के मध्य बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के मध्य से काट लिया जाता है। और जायद खरीफ जो है यह दिसंबर से जनवरी के मध्य बोया जाता है और मार्च अप्रैल मई के मध्य से काट लिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह फसल दिया है और सबसे बड़े उत्पादक राज्य दिया गया है। तो किस फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है उससे आपको सुमेलित करना है। बात करें अगर हम गेहूं की, तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है। इसका कारण क्या है? यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के लगभग समानांतर है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोनों कथन इसमें साथियों क्या है ना कि दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिया है, दोनों कथन जो है इसमें सही है। यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, मान लीजिए यह पश्चिमी घाट है, तो एक इस साइड जो है एक तरफ वर्षा होता है लेकिन इस साइड जो वर्षा नहीं होता है। हवाएं जो है ऐसे निकलती हैं, मानसूनी हवाएं इधर वर्षा करती हैं और इधर वर्षा से मतलब वंचित रह जाता है, वर्षा नहीं हो पाती है। और दूसरा कह रहा है कि ये इसके समानांतर स्थित हैं। जैसे मान लीजिए जब मानसूनी हवाएं चलती हैं और कोई अवरोध रहता है तो हवाएं उसे टकरा करके वर्षा करती हैं। लेकिन अगर कोई अवरोध ही ना रहे, पर्वतें पहाड़ियाँ ऐसी हैं और हवाएं जब चलती हैं तो इसके समानांतर ऐसे निकल जाती हैं और इस वजह से भी यह वर्षा से अनुचित कह सकते हैं कि वर्षा से यानी भीग रह जाता है, वर्षा यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो दोनों कथन जो है वह सही सुमेलित हैं, कह सकते हैं कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आप आते हैं तो सबसे उत्तर में आएगा नालना दर्रा, उसके बाद आएगा चांगला दर्रा, फिर इमिस दर्रा और फिर सिपकीला दर्रा। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। देखिए लानला दर्रा जो है लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत ये भी जो है लानला और चांगला ये दोनों दर्रे लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है। इमिसला दर्रा भी लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है। और सिपकीला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी। देखिए रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा नदी के 5 संगमों में से एक है और यह 5 प्रयाग तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है। और इसके बाद अलकनंदा भागीरथी से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, अतः यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती, जबकि नर्मदा, मांडवी और सोन ये तीनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला जो है यह महान जल विभाजक है। इसमें आपको बताना है किसके किसके बीच यह जल विभाजन का कार्य करती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंधु और गंगा के मध्य जो है यह जल विभाजन का कार्य करती है। देखिए अरावली पर्वत जो है यह सिंधु नदी तंत्र का और गंगा नदी तंत्र इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला है और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह घाटी दिया गया और यह इसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सी घाटी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। अगर हम बात करें मूर्खा घाटी की, मूर्खा घाटी है आपके लद्दाख में। ठीक है, और यूमथांग घाटी जो है, यूमथांग घाटी है सिक्किम में। ठीक, और उसके बाद जो है जूकू घाटी है नागालैंड में और अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए मूर्खा घाटी या मरखा घाटी यह लद्दाख में एक नदी है
लद्दाख में एक नदी है और यह नदी हेमिस नेशनल पार्क के अंदर बहती है। अगर बात करें यूमथांग घाटी की, तो यह सिक्किम में फूलों की घाटी अभयारण्य भी इसे कहा जाता है, जो सिक्किम में स्थित है। जूकू घाटी नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है और यह घाटी प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों, वनस्पतियों, जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है और यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो तटीय लवणीय मृदा है, लगभग कुल का 72% से अधिक यह गुजरात और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। और इनमें भी अगर हम बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक तटीय लवणीय मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है एवं यह लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो भारत तथा चीन को जोड़ता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों सही है। देखिए, जो जिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है और यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जो है यह लेह और लद्दाख को जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काराकोरम दर्रे की अगर बात करें तो लद्दाख में स्थित है और यह दर्रा लद्दाख और चीन के सिंजियांग प्रदेश के बीच 4693 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक मार्ग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका ग्रैंड ट्रक रोड, वो क्या कहते हैं, जो सिल्क मार्ग था, वह भी जो है सिल्क मार्ग भी इसी से होकर के गुजरता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव के वृक्ष हैं, मैंग्रोव वे वृक्ष हैं जो उच्च लवणता, ऊंचे ज्वार, तेज हवाएं, अधिक तापमान और दलदली लवणीय भूमि जैसी असहनीय स्थिति में भी रह सकते हैं। सदाबहार 16 वन केरल, तमिलनाडु तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। देखिए, मैंग्रोव इन समुद्र या नदियों के किनारे पाए जाते हैं जिनका प्रमुख कार्य है मृदा के कटाव को रोकना। और यह वृक्ष तेज हवा, अधिकतम तापमान, लवणीय एवं दलदली भूमि में विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। 16 वन यह जो है इनका संबंध आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों से है और यह दक्षिण भारत में मोंटाना वन प्रणाली के नाम से भी नहीं जाना जाता है। दक्षिण भारत में इन्हें मोंटाना वन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बेतवा, चंबल और केन, यह तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं, जबकि रामगंगा जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में चमोली जिले से होता है। किसका? रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले से होता है और यह गंगा की सहायक नदी है और इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है। जबकि अन्य नदियाँ बेतवा, चंबल और केन यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। क्षिप्रा नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। देखिए, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है और प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल उज्जैन है वह इसी नदी के तट पर स्थित है। किसकी नदी के तट पे? क्षिप्रा नदी के तट पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र शामिल नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर महानदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानदी हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है यह हिमालयी अपवाह तंत्र के हिस्से हैं। बात करें अगर हम महानदी की तो यह हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका उद्गम जो है धमतरी जिले छत्तीसगढ़ से होता है और यह एक प्रायद्वीपीय नदी है जो उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम पीर पंजाल से होता है।
देखिए झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी से होता है और यह सिंधु की 5वीं सहायक नदियों में से एक है। सिंधु की 5 सहायक नदियों में से एक है जो पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कावेरी नदी का जो बहाव क्षेत्र है या प्रवाह क्षेत्र है, यह टोटल 3 राज्यों से है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। देखिए कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और यह एक सदा नीरा नदी है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदावाहिनी नदी है। ठीक है, मतलब इसे आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। मतलब गर्मी में और सर्दी में, गर्मी और सर्दी दोनों समय इसमें वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कावेरी को सदावाहिनी नदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो इसकी लंबाई 760 मीटर है किलोमीटर और यह सदा नीरा नदी है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? हिमालय की किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घाघरा नदी द्वारा। देखिए जलोढ़ शंकु का निर्माण घाघरा नदी करती है। जलोढ़ शंकु जो एक प्रकार का जलोढ़ पंख है जिसका ढाल अधिक तीव्र तथा आकृति शंकु के समान हो जाता है और जलोढ़ मिट्टू नदी जल के साथ प्रवाहित होने वाली मिट्टी है जो अधिक उपजाऊ होती है। घाघरा नदी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और इसकी ऊंचाई से अपनी साथ जलोढ़ मिट्टियों को बहा कर लाती है और जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी जो है यह पूर्ववर्ती नदी है। सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात किसी स्थलखंड के उत्थान के पूर्व से प्रवाहित होने वाली नदी जो स्थलखंड के उत्थान होने पर भी अपनी घाटी को गहरा करती है और अपने पूर्व मार्ग से ही बहती है, उसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती नदी का तात्पर्य है कि वह अपने उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है जिसका हिमालय के उत्थान के पहले अनुसरण करती थी। ठीक, और वर्तमान में भी उसी का अनुसरण कर रही है। मतलब जो नदी अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं उसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है और सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? इनका जो संगम है साथियों वो होता है देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में नई टिहरी शहर के पास एक कस्बा है। देवप्रयाग अलकनंदा के 5 प्रभाग अर्थात पंच संगमों में से अंतिम है और इसके बाद अलकनंदा भागीरथी से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल भारत के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, काली नदी। देखिए काली नदी को काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए और इसे काली नदी को नेपाल में इसे शायद नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल और भारत के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले में होता है और यह नेपाल की पश्चिमी सीमा के साथ बहते हुए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो काली नदी जो है वह नेपाल और भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? करेवा जो है वह आपके पाई जाती है झेलम नदी घाटी में। ऑप्शन सी सही है। करेवा वेदिकाएं झेलम की नदी घाटी में पाई जाती हैं और करेवा शब्द का अर्थ होता है ऊंचा टेबल लैंड। करेवा तलछट रेत गाद और मिट्टी सैल लिंगनाइट बजरी आदि के जमा होने से इनका निर्माण होता है और करेवा कृषि और बागवानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जो जम्मू कश्मीर में केसर की जो कृषि की जाती है ना वो करेवा में ही की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह नदी दी गई है और इसका उद्गम स्थल दिया गया है। तो किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें तीस्ता नदी का उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम होता है तसो लाहौमे झील जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और बराक नदी का उद्गम होता है कहाँ से? बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है।
मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झरने से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम तसो लाहोमो झील सिक्किम से होता है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी श्रेणी की पश्चिमी घाट से होता है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है वहाँ से होता है। ठीक है, और कावेरी नदी जो प्रायद्वीपीय नदी है, और उपरोक्त सारी नदियाँ हिमालय नदी तंत्र हैं। कावेरी नदी को छोड़ करके, अगर कावेरी नदी को हम छोड़ दें तो अन्य जो नदियाँ हैं वह हिमालय नदी तंत्र का भाग हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह खनिज दिया गया है और यह उपस्थिति दी गई है, तो कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम पाया जाता है आपके झारखंड में। हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा पाया जाता है पन्ना की खान जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सोना जो है वो पाया जाता है कोलार खान जो आपके कहाँ पे है? कर्नाटक में। और जो रॉक सॉल्ट है यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आपको, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको सही क्रम में से लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए काराकोरम, ठीक, उसके बाद आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जास्कर, फिर पर आ जाएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, देखिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण है। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम उत्तर से दक्षिण है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, यह तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इनसे होकर के यह गुजरती है। भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है वह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र और बाजरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कपास का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वह गुजरात है, न कि महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी जो है वह गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह भी आपको बताना है। राज्य है और दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में है बारालाचला दर्रा, मणिपुर में है तूजू दर्रा, केरल में है सेनकोट्टा दर्रा और सिक्किम में है यांगयाप दर्रा। तो कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यांगयाप दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, न कि सिक्किम में। ठीक है, और यांगयाप दर्रा जो है यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और सिक्किम में अगर दर्रे की बात करें तो नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, जास्कर जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, देखिए जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा चीन और तिब्बत तक फैला हुआ है। जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का भाग है। पीर पंजाल निम्न हिमालय में स्थित है। धौलाधर जो है मध्य हिमालय में स्थित है। और महाभारत श्रेणी जो है यह भी निम्न हिमालय में स्थित है। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, पीर पंजाल निम्न हिमालय में, धौलाधर श्रेणी ये मध्य हिमालय में और महाभारत श्रेणी निम्न हिमालय में, जबकि पीर पंजाल ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी, पीर पंजाल कह रहे हैं, जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल जो है निम्न हिमालय में है। धौलाधर जो है वह मध्य हिमालय में है और महाभारत निम्न हिमालय में। इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह पहाड़ियाँ दी गई हैं और यह अवस्थिति दी गई है। तो कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लुसाई पहाड़ी की, लुसाई पहाड़ी है आपके मिजोरम में। रेगमा पहाड़ी है आपके असम में। और अवोर पहाड़ी कहाँ पे है, यह है
अरुणाचल प्रदेश में और खासी है मेघालय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह मैदान दिया गया है और यह इसकी विशेषताएं दी गई हैं, जैसे भावर, तराई, बांगर और खादर। इन मैदानों की क्या विशेषताएं हैं उससे आपको सुमिलित करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है भावर का, अगर हम विशेषता बात करें तो यह कंकड़ पत्थर वाला मैदान होता है जहाँ पे नदियाँ क्या है विलुप्त हो जाती हैं। अगर तराई की बात करें, यह महीन रेत एवं चिकनी मिट्टी का मैदान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर हम बांगर की बात करें तो प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित जो क्षेत्र है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। और खादर जो नवीन जलोढ़ संरचना है, नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को खादर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं, ये आपको बताना है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है साथियों, यह पाई जाती है कर्नाटक में। देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट में कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ लौह अयस्क के अलावा मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि जो खनिज हैं वह व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका कह सकते हैं कि भंडार पाया जाता है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन के पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है या किन राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों देखिए, दक्कन के पठार का विस्तार महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। देखिए, दक्कन का पठार जो एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों को कवर करता है और यह एक त्रिकोणीय संरचना है। दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो यह त्रिकोण आकार में फैला हुआ है और यह 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा भी है। यह 8 भारतीय राज्यों में फैला है। ठीक, टोटल जो है 8 राज्यों में इसका विस्तार है। 8 राज्यों में विस्तार है और मुख्य रूप से निम्न राज्यों तक फैला, जिसमें ये हैं कौन कौन से। मुख्य रूप से अगर बात करें सबसे अधिक विस्तार, तो सबसे अधिक विस्तार है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसमें मुख्य रूप से विस्तार है, लेकिन टोटल 8 राज्यों में इसका विस्तार है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। त्रिपुरा जो है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार के साथ सीमा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, मर्ग से आप क्या समझते हैं। मर्ग से तात्पर्य साथियों, बृहद हिमालय में पाए जाने वाले एक सदाबहार वृत्त, हिरण की एक प्रजाति, मध्य हिमालय पर पाए जाने वाले घास के मैदान या लद्दाख में पाए जाने वाला रेत का ठंडा मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य हिमालय पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा गुलमर्ग, तो इसी के नाम पर जो है उसका नाम पड़ा है। ठीक है, और बात करें लघु हिमालय के ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान, जिन्हें कश्मीर में गुलमर्ग, फूलों का मैदान, सोनमर्ग आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक, गोडवान गार्डविन आस्टीन या केटू कहाँ अवस्थित है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। देखिए, केटू या गार्डविन आस्टीन लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। 8,611 किलोमीटर है और यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। केटू या फिर से गार्डविन आस्टीन जो है यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है और केटू को गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, अगर पूछ ले कि किस श्रेणी में गार्डविन आस्टीन स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर और यह हिमालय पर्वत के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह राज्य दिया गया है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी दी गई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात, इनकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी है वो आपको बताना है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है कलसुबई। ठीक, और उड़ीसा की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। झारखंड की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी और गुजरात की सर्वोच्च चोटी है गिरनार पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, महाराष्ट्र में जो कलसुबई है इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, ओडिशा महेंद्रगिरी 1501, झारखंड पारसनाथ पहाड़ी 1365 और गिरनार जो गुजरात में है 1031। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, अरावली पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली पर्वत जो है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। जबकि ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें, ब्लॉक पर्वत यह पहाड़ दो भ्रंशों के बीच या दरार घाटी या एक गैब्रोन के दोनों ओर जमने से ऊपर उठने वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये भ्रंश घाटी है, ठीक है, ये जो है स्थिर है, ये संरचना जो है स्थिर रहे ये दोनों, और इसमें अगर उत्थान हो जाए, यह पर्वत ऊपर निकल जाए, तो इससे निर्मित जो संरचना होगी उसे ही हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि किनारे वाले चट्टानों में स्थिरता और मध्यवर्ती चट्टान में उत्थान होने से निर्मित संरचना को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अरावली की अगर हम बात करें तो यह भ्रंश पर्वत है, जो दुनिया की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? किस पर्वत श्रेणी में चंदन वन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलयगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पर्वत, देखिए मलयगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में उड़ीसा में अवस्थित है, और यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पहाड़ियाँ सुंदरवन, रेड सैंडल, रक्त चंदन आदि के लिए फेमस हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतमाला है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। वलित पर्वत का जो निर्माण है वह भूसंतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में समीप आने के कारण दब करके सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से इसका निर्माण होता है। अरावली, हिमालय और पूर्वी घाट जो है वह बलित पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि नीलगिरी जो है वह बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है अगर ये आपको जानना हो तो देखिए, मान लीजिए दो संरचनाएं हो गई, इनको पहाड़ मान लीजिए या दो स्थलाकृतिक मान लीजिए, यह दोनों जब एक दूसरे से समीप आती हैं, ये दोनों एक दूसरे के जब समीप आती हैं तो दूसरे से टकराने के बाद इसमें मोड़ आ जाता है, इसमें वलन आ जाता है, और इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिया गया है और सीमा निर्धारण करने वाली नदियाँ दी गई हैं। तो आपको बताना है कौन जो है किससे सुमेल है इसका। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, देखिए पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, सिंधु और सतलज नदियों से पंजाब हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय का, सतलज और काली नदी के मध्य जो है कुमायूं हिमालय का निर्माण हुआ है। और असम हिमालय की अगर हम बात करें तो तीस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय का निर्माण हुआ है। और नेपाल हिमालय का जो निर्माण है वो काली और तीस्ता नदियों के मध्य जो है नेपाल हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यह सतलज और काली नदियों के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है और दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? माहे, कराईकल, यनम, कडलूर। तो इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी, कडलूर इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि माहे, कराईकल, यनम इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और इसे 4 भागों या 4 जिलों में विभाजित किया गया है। एक पुदुचेरी शहर है, दूसरा है कराईकल जो तमिलनाडु में स्थित है, तीसरा है यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और चौथा है माहे जो केरल में स्थित है, अरब सागर के तट पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, जबकि त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार में। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान, झारखंड,
त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों राज्यों से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती हैं। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को, म्यांमार और बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा को? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसको जीरो लाइन रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी जो 50 प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से किन दो भूभागों को अलग करता है? यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को यह अलग करता है। देखिए, ग्रेट चैनल या जो ग्रैंड चैनल है या ग्रेट निकोबार द्वीप जो भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं निसंकोच। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो, और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ऐसे अच्छे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और निरंतर जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और इसका पीडीएफ जो 50 प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व कराने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।